तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है तो मैंने सोचा पहले इसे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में रहने वाले किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, हम लोग सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं और पूरे दिन जो भी करते हैं उसके अंदर ना जाने पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कितने लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। हमें खुद को पता भी नहीं होता जब हम सामने वाले के साथ कुछ डील कर रहे हैं तो एक्चुअल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाने जा रहे हैं, किसी सिंपल दुकानदार से कोई सिंपल सा सामान परचेज कर रहे हैं। कहता है हर केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी थ्रू आउट योर लाइफ, पूरी ज़िंदगी इस एक्ट के प्रोविजंस आपको अपने दिमाग में रखने हैं, चाहे आप सीएस करें या ना करें। ठीक है जी। आ जाइए जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पूरा नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बाबा आदम के ज़माने का लॉ। 1872, जब इंडिया एक्चुअल में गुलाम था। राइट। तो बेसिकली कौन लेके आए थे ये लॉ? कहता है जी ब्रिटिशर्स लेके आए थे इंडिया में ये लॉ। इस वक्त तक पूरा इंडिया बटा हुआ था, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रजवाड़ों में, छोटे छोटे एरियाज़ के ऊपर राजा थे। हर राज्य के अपने खुद के कानून थे। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी थ्रू आउट द इंडिया। तो इस एक्ट का मेन मोटिव क्या था? कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उन सबको कंसोलिडेट करके एक ऐसा कानून बनाना जो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। पहले जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दे रखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 370, जिसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा न्यूज़ में। तो आर्टिकल 370 हटा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर से। तो अब जम्मू एंड कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया हुआ। तो आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि लॉ में अभी तक एज इट इज़ लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 370, ये आर्टिकल याद रहेगा, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहता है इस आर्टिकल के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि भैया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर सिर्फ वो लॉ एप्लीकेबल होगा जो खुद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है तो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पर तब एप्लीकेबल होता है जब खुद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। ये जो प्रोविज़न था, ये जो प्रिविलेज था, ये आर्टिकल 370 में दे रखा था जम्मू एंड कश्मीर को, अब ये हटा दिया गया है। ये प्रिविलेज जम्मू एंड कश्मीर से ले लिया गया है। आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर भी बाकी स्टेट्स की तरह नॉर्मल स्टेट है इंडिया में। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जितने भी लॉज पहले जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं थे, अब वो सारे जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल है। ठीक है। तो आज की डेट में आप क्या याद रखेंगे? ऑल्दो अगर आप किसी भी बियर एक्ट को खोलेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, हर जगह लिखा पाएगा कि एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट आपको क्या याद रखना है कि एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। कब से एप्लीकेबल था? देखिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कब से एप्लीकेबल था? कहता है जी सितंबर 1872 से। तो कब से एनफोर्सेबल था? 1872 से, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है जी।
अभी इसके बारे में बताऊंगा एक्चुअल में ये एक्ट है किस बारे में। फ़िलहाल कुछ बेसिक चीज़ें समझिए। इनिशियल स्ट्रक्चर क्या था जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पास किया गया? बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी बुक कहती है, लेकिन जो हमारा बेयर एक्ट है, जो हमारा लॉ है, वहाँ पर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखा हुआ है। लेकिन हर देश का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह देते हैं, ठीक है। तो जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो इनिशियल स्ट्रक्चर था वो क्या था? इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट पार्ट था रिलेटेड टू, कहता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो जी किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस किस केस में आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा, मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ्लॉज हो सकते हैं, क्या कमियां हो सकती है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट में पीछे हटता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, तो जी जो तोड़ रहा है उसके अगेंस्ट क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई? पार्ट 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, याद रखिएगा, सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 स्टिल द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पार्ट अभी भी है। फिर जी हमारे पास दूसरा पार्ट था सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123, और ये जो पार्ट था इसके अंदर जो प्रोविजंस थे किस चीज़ से रिलेटेड थे? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। तो जी सेल परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कहता है वो वाले प्रोविजंस दे रखे थे सेक्शन 76 से लेकर 123 में। लेकिन जैसे जैसे देखिए 1872 में ये एक्ट आया था, एक्सक्यूज मी, आप इमेजिन कर सकते हैं 1872, उस वक्त क्या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, क्या बिजनेस वर्ल्ड डेवलप होगा, इंडिया में क्या बिजनेस कम्युनिटी होगी, राइट। कितनी ही चीज़ें होगी जिनकी सेल परचेज होती थी। तो ढंग से मनी तक तो इंट्रोड्यूस किया नहीं गया था उस टाइम तक। तो जो ये प्रोविजंस थे ना, ये बड़े रिस्ट्रिक्टेड थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुई, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जैसे जैसे ग्रोथ हुई, तो हमें महसूस होने लगा कि यार ये जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, ये सफिशिएंट नहीं है। तो हमें लगा कि क्यों ना एक अलग से लॉ लाया जाए, रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एक अलग से लॉ लाया जाए। तो जी 1930 में एक नया एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और जब ये नया लॉ लाया गया विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो जी ये जो प्रोविजंस थे, इन प्रोविजंस को हमने क्या कर दिया? इनइफेक्टिव। इन प्रोविजंस को हमने क्या कर दिया? इनइफेक्टिव। तो आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये सेक्शंस क्या है? इनइफेक्टिव। क्यों? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड हमारे पास एक अलग से लॉ है, ये लॉ एप्लीकेबल है। क्लियर है जी? आप इन प्रोविजंस को इनइफेक्टिव कह सकते हैं, नॉट इन फोर्स कह सकते हैं। फिर जी तीसरा जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कहता है रिलेटेड टू स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 124 से लेकर 238 तक, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर ये स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब जैसे कि एजेंसी, जैसे कि बेलमेंट, राइट। तो ये अभी भी एप्लीकेबल है, ये अभी भी इफ़ेक्टिव है, ठीक है जी। तो हमें ये भी पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है। और जो फोर्थ पार्ट है रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे थे, लेकिन आज की डेट में पार्टनरशिप के लिए भी हमारे पास अलग से एक लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जी ये वाले जो प्रोविजंस है सेक्शन 3 और 239 से लेकर 266, ये भी क्या कर दिए गए? इनइफेक्टिव।
क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड भी अब हमारे पास एक अलग से लॉ आ गया है। अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज की डेट में दो ही पार्ट्स इफेक्टिव है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। मतलब हमें सेक्शन 1 से लेकर 75 तक पढ़ना है और सेक्शन 124 से लेकर 238 तक पढ़ना है। ना हमें सेक्शन 76 से 123 पढ़ने हैं, ना ही हमें सेक्शन 239 से 266 पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर क्लियर है आपका? क्यों नहीं पढ़ने हैं? क्योंकि इन चीज़ से रिलेटेड हमारे पास अलग से लॉ आ चुके हैं। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली स्लाइड। आपको सेक्शंस पता होना चाहिए, अलग अलग पार्ट्स में क्या अलग अलग सेक्शंस हैं। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से लेकर कहाँ तक के सेक्शंस किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको ये पता होना चाहिए कौन से पार्ट्स इफ़ेक्टिव है और कौन से इनइफेक्टिव है। चलें आगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है? कहता है होल ऑफ इंडिया, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पहले था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया गया है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। तो अब जम्मू एंड कश्मीर को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जा रही है, इसलिए एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कब से एप्लीकेबल है? कहता है सितंबर 1872 से। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, आ जाइए। अब जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको 3 अलग अलग वर्ड्स को समझना पड़ेगा। पहला प्रॉमिस, दूसरा कहता है जी एग्रीमेंट, और तीसरा कंसीडरेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम प्रॉमिस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भैया डे टू डे बेसिस पर पता नहीं हम कितने लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, हमें खुद को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। हम खुद भी अवेयर नहीं होते कि हाँ क्या इस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, क्या हमारे ऊपर इस वक्त कोई लॉ एप्लीकेबल है। कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट। अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट। तो सर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसके लिए हमारे पास प्रॉपर लॉ है? क्योंकि भैया इसी के ऊपर दुनिया चल रही है। पूरी दुनिया किस चीज़ पर टिकी हुई है? कहता है जी प्रोमिसेस आर द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। वी ऑल मेक प्रोमिसेस टू आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बॉस, कस्टमर्स, सप्लायर्स, राइट? इन फैक्ट प्रोमिसेस आर द बेस ऑफ आवर सोसाइटी। सामने वाला हमसे कोई प्रॉमिस करता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? कहता है प्रॉमिस। हम कहते हैं जी ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, मतलब उन लोगों ने एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस किया। अब जी प्रोमिसेस के बेसिस पर, एग्रीमेंट के बेसिस पर तो सारी दुनिया चल रही है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको टीच करूँगा, आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप मुझे फ़ीस देंगे। अगर हम दोनों में से कोई भी एक अपना प्रॉमिस फुलफ़िल ना करे तो क्या दूसरे को नुकसान होगा? डेफिनेटली नुकसान होगा। अगर मैं फ़ीस लेके टीच ना करूं तो क्या आपको नुकसान होगा? डेफिनेटली नुकसान होगा। क्या आपको गुस्सा आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा। तो क्या करोगे? अगर गुस्सा आएगा तो क्या करोगे? कानून का सहारा लोगे। ये मत कहना घर पे आके सर फोड़ेंगे, क्योंकि लीगली इलीगल चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कानून का सहारा लोगे। कानून का सहारा लोगे तो इसका मतलब कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में केस फाइल करोगे कि जी देखिए मैंने पैसे दिए उसके बावजूद अनुराग सर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हैं। अब जी कोर्ट में
ऐसा थोड़ी ना कुछ भी एक्सेप्टेबल है। कोर्ट क्या है? हाउस ऑफ लॉ। वहां क्या एक्सेप्टेबल है? सिर्फ लीगल चीजें। तो कोर्ट देखेगी कि आपके बीच में जो प्रॉमिस हुआ है, आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो लीगल है भी या नहीं। अगर लीगल है तो भी वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई भी चीज़ लीगल है तो कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल कब होगी? कहता है जब यहां पर इसमें आपके पास कुछ राइट्स होंगे। टोर्ट में हमने पढ़ा है ना कि सारे राइट्स कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। आपके पास कुछ राइट्स होंगे और वो राइट्स कहता है जी कोर्ट में एनफोर्सेबल होंगे। और मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपके ये राइट्स इनफ्रिंज हो रहे हैं। मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपके ये राइट्स इनफ्रिंज हो रहे हैं या आपको डैमेज हो रहा है। अगेन, सारे डैमेजेस लॉ की नज़रों में डैमेज थोड़ी ना होते हैं। ये चीज़ हम टोर्ट में पढ़ चुके हैं, इसीलिए पहले मैंने टोर्ट पढ़ाया। सारे डैमेजेस लॉ की नज़रों में डैमेज थोड़ी ना होते हैं। तो भैया अगर डैमेज हो भी रहा है तो कोर्ट में जाओगे, कोर्ट देखेगी क्या ये डैमेजेस लीगली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। राइट? तो ये सारी चीज़ें कब होगी? कहता है जब ये आपका जो एग्रीमेंट है, ये जो प्रॉमिस है, ये लीगली वैलिड होगा। इट शैल बी लीगली वैलिड। अगर ये लीगली वैलिड होगा तो आपके पास यहां पर लीगल राइट्स होंगे। और जब आपके पास लीगल राइट्स होंगे तभी आप कोर्ट में चीज़ों को लीगली एनफोर्स कर सकते हैं। तो आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि कभी भी किसी के साथ एग्रीमेंट में एंटर करो तो आपको दिमाग में क्या क्या रखना है कि आपका एग्रीमेंट लीगली वैलिड हो। राइट? आ जाइए जी। हाँ जी, प्रोमिसेस। चीज़ें स्टार्ट तो यहीं से होती है ना। जब हम एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस करते हैं तभी तो एग्रीमेंट बनता है ना। तो बेस है। कहता है प्रोमिसेस कितने तरह के हो सकते हैं। जनरल प्रोमिसेस हो सकते हैं, सोशल प्रोमिसेस हो सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोमिसेस हो सकते हैं, कमर्शियल प्रोमिसेस हो सकते हैं। मतलब ऐसे प्रोमिसेस जहां हमारी इंटेंशन ही नहीं है लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की। जैसे मैं जनरली आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप मुझसे कहते हैं कि सर एग्ज़ाम्स के टाइम पर अगर हमें कोई दिक्कत आई तो क्या आप हमारी हेल्प करोगे? मैं कहता हूँ यस डेफिनेटली, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। ये जनरल प्रॉमिस है। क्या ये प्रॉमिस करते हुए मेरे दिमाग में ऐसी कोई इंटेंशन थी कि अगर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया या आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो हम एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करेंगे? द आंसर इज नो। राइट? इसी तरह सोशल प्रोमिसेस होते हैं दो दोस्तों के बीच में, सोसाइटी मेंबर्स के बीच में। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, एक दोस्त ने दूसरे को कहा कि चल भाई आज तू मुझे डिनर करवा दे, कल मैं तुझे मूवी दिखाऊंगा। ठीक है भैया, मैंने उसको डिनर करवा दिया। जब कल मूवी देखने की बारी आई तो उसने मुझे ठेंगा दिखा दिया कि यार पैसे नहीं है, पॉकेट मनी ख़त्म हो गई। अब क्या मैं उसके ऊपर केस फाइल करूँगा? क्या मैं उसे कोर्ट में लेके जाऊँगा? अगर मैं कोर्ट में लेके जाता भी हूँ तो कोर्ट सबसे पहले मुझसे एक ही सवाल पूछेगी कि जब आपने ये प्रॉमिस किया तो क्या आपकी लीगल इंटेंशन थी कि प्रॉमिस को लीगली एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर आप दोनों में से कोई भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो प्रॉमिस को लीगली
एनफोर्स किया जाएगा? क्या आपकी लीगल इंटेंशन थी? अगर नहीं थी तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हो? आपके प्रॉमिस में लीगल इंटेंशन ही मिसिंग है तो कोर्ट आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, राइट? इसी तरह अगर हम डोमेस्टिक प्रॉमिस की बात करें, जैसे मान के चलिए आपकी मदर सुबह सुबह मंदिर जाती है, आपको स्कूटी चलानी आती है। अब जी मदर हर रोज़ सुबह सुबह दुखी होती है, पैदल जाना पड़ता है, गर्मी का टाइम है, कभी रिक्शा मिलती है कभी नहीं मिलती। तो जी आपने अपनी मदर को प्रॉमिस किया कि आज से सुबह 6 बजे उठकर मैं आपको मंदिर ले जाऊंगी, भगवान के दर्शन करवाऊंगी। अगर आप अपना प्रॉमिस अगले ही दिन तोड़ देते हैं, जो कि बट ऑब्वियस सी बात है, टूटना है, सुबह सुबह उठना इतना आसान काम थोड़ी ना होता है, तो क्या आपके मदर की इंटेंशन है यहाँ पर कि अगर इसने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो कोर्ट में ले जाऊंगी, जज साहब को कहूँगी 2 साल के लिए अंदर डाल इसे, नहीं तो कम से कम 4 छित्तर तो मार, इसने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन होती ही नहीं, राइट? अब जी मान के चलिए हस्बैंड ने प्रॉमिस किया वाइफ को कि शाम को जल्दी आऊँगा, पिक्चर दिखा के लाऊंगा। किसी वजह से बॉस ने रोक लिया ऑफिस में, हस्बैंड शाम को आ नहीं पाया जल्दी, पिक्चर दिखाई नहीं। अब हस्बैंड ऑफिस से ही कॉल कर रहा है वाइफ को कि आज तो यार पॉसिबल नहीं हो पाएगा जल्दी आना। तो क्या वाइफ ये कहेगी कि बेटा अब घर आने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी क्या और लेट क्या, अब आने की ही ज़रूरत नहीं है, सीधा कोर्ट में मिलेंगे? बात वही है कि क्या जब ये प्रोमिसेस हुए तो उनमें पार्टीज़ की लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन थी या नहीं थी? अगर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन थी भी तो भी क्या ये चीज़ें लीगली एनफोर्सेबल है या नहीं है, राइट? लेकिन जब हम कमर्शियल प्रोमिसेस करते हैं, जैसे आप किसी दुकान से टीवी परचेज करके लाते हैं, दुकानदार कह रहा है जी 4 साल की गारंटी, अगर टीवी ख़राब हो जाए तो वापस दे जाना, पैसे ले जाना, 4 साल की मेरी गारंटी है। अब यहाँ पर क्या आपकी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन है? द आंसर इज यस। अगर आपका टीवी 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद ख़राब हो जाएगा तो क्या आप चाहोगे कि दुकानदार टीवी के पैसे वापस दे? द आंसर इज यस। अगर दुकानदार टीवी के पैसे वापस नहीं देता तो क्या आपको गुस्सा आएगा? क्या आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? द आंसर इज यस। हमारी इंटेंशन थी उस वक्त लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की। तो जी जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, कमर्शियल प्रोमिसेस होते हैं, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चला जाता है दैट पार्टीज हैव लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है जी। तो एक्चुअल में अगर हम देखें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कहता है इज इंटेंडेड टू एंश्योर दैट व्हाट अ मैन हैज़ बीन लेट टू इनपुट शैल कम टू पास। जो कहा है इंसान अपनी बात पूरी करे। What a man has been led to input shall come to pass. That what has been promised to him shall be performed. तो इंसान जो अपनी बात कह रहा है वो पूरी करे, और सामने वाले ने उसके साथ जो प्रॉमिस किया है सामने वाला भी अपना प्रॉमिस पूरा करे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया प्रोमिसेस पर ही टिकी हुई है, हर बिजनेस एग्रीमेंट प्रोमिसेस पर ही टिके हुए हैं, राइट? डेफिनेशन किसने दी थी? ऑथर का नाम याद रखना है। ठीक है जी, आ जाइए जी।
अब देखिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखा है? 2H कहता है कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें हो गई। सबसे पहली चीज़ एग्रीमेंट और दूसरी चीज़ लीगल एनफोर्सेबिलिटी, जो मैं अभी तक आप लोगों को समझाता आ रहा हूँ। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दो चीज़ें जरूरी है। और लीगल एनफोर्सेबिलिटी में भी दो चीज़ें हैं। कहता है पहली चीज़ इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। और ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी भी प्रॉमिस में, किसी भी एग्रीमेंट में आपकी इंटेंशन है लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की, तो वो लॉ की नज़रों में एनफोर्सेबल है। कहता है उसे लॉ की नज़रों में भी एनफोर्सेबल होना चाहिए। हर एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर आप सीरियस है, जहाँ पर आपकी इंटेंशन है कि सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म करे, अगर उसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लूँगा। अगर उसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से मुझे डैमेजेस हुए, तो मैं डैमेजेस रिकवर करूँगा। क्या सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, प्रोमिसेस कोर्ट में एनफोर्सेबल है? द आंसर इज नो। जैसे ए ने बी को पैसे दिए 10 लाख रुपए, किस लिए? कि बी सी का मर्डर करेगा। अब ए ने 10 लाख रुपए दे रखे हैं भाई, ए चाहेगा एट एनी कॉस्ट बी अपना पार्ट परफॉर्म करे। ये चाहेगा अगर बी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो मुझे मेरे पैसे वापस मिलने चाहिए, उसके अलावा डैमेजेस भी मिलने चाहिए। बट क्या लॉ की नज़रों में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लीगली वैलिड है? द आंसर इज नो। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। किसी का मर्डर करवाने का कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है? द आंसर इज नो। तो ऐसा थोड़ी ना है हर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर आपकी इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वो लॉ की नज़रों में भी एनफोर्सेबल होगा। अब जैसे हम लोग शादी करते हैं, शादी के टाइम पे हमें कहा जाता है कि भैया लड़का तो इतना अच्छा है, इतना कमाता है, कभी आज तक बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, पान भी नहीं खाया, दारू का तो मतलब ही नहीं जी। और शादी के बाद अब इस बेसिस पर आपके घर वाले उसके साथ शादी कर रहे हैं, और शादी के बाद पता चलता है जी वो तो दे दारू, उसके अलावा कुछ करता ही नहीं। राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहां हम चाहते हैं कि सामने वाले ने जो बोला है वो फुलफिल हो, सामने वाले ने जो बोला है वो अपना पार्ट परफॉर्म करे। लेकिन क्या सारी ऐसी चीज़ें कोर्ट में लीगली इन्फोर्सेबल है? ये हमें देखना पड़ता है। तो तीनों एसेंशियल्स ज़रूरी है। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट, लीगल एनफोर्सेबिलिटी। लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब उन लोगों के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस, और खाली उनके सोचने से भी कुछ नहीं होता। सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्सेबल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है? अगर तीनों ही एसेंशियल्स फुलफिल होंगे तभी ऐसे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आ जाइए जी। अब आपने तो कह दिया सर एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेक्शन 2E, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन चल रहे हैं। कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन पढ़े थे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो जी सेक्शन 2E कहता है एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। ए बी को 5,000 रुपये देगा, बदले में बी ए को अपनी साइकिल देगा। तो एग्रीमेंट ही तो है।
जैसे हम कहते हैं कि भैया ए बी की साइकिल परचेज कर रहे हैं, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि बी अपनी साइकिल ए को 5,000 रुपये में देगा, राइट। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, क्या ए ने कोई प्रॉमिस किया? बिल्कुल किया कि ये 5,000 रुपये देगा। क्या बी ने कोई प्रॉमिस किया? बिल्कुल किया जी, कि बी अपनी साइकिल देगा, राइट। तो किसी भी एग्रीमेंट में प्रोमिसेस दोनों तरफ से होते हैं। तो ये क्या है? तो एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ए का प्रॉमिस कि मैं 5,000 रुपये दूंगा, बी के लिए कंसिडरेशन, और बी का प्रॉमिस कि मैं अपनी साइकिल दूंगा, ए के लिए कंसिडरेशन। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। एवरी प्रोमिस, ए के प्रोमिस की वजह से बी ने प्रोमिस किया और बी के प्रोमिस की वजह से ए ने प्रोमिस किया। तो एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो यहाँ दो एसेंशियल्स हो गए एग्रीमेंट के केस में, प्रोमिस या आप कह सकते हैं प्रोमिसेस, और दूसरा कंसिडरेशन। एक का प्रोमिस, दूसरे के लिए कंसिडरेशन। कहता है जहां कंसिडरेशन नहीं है, निस्वार्थ भावना से आप प्रोमिस कर रहे हैं। जैसे आपने प्रोमिस किया था अपनी मदर को कि हर रोज़ सुबह भगवान के दर्शन करवा के लाऊंगी, ठंडी ठंडी स्कूटी पर हवा भी खिलाऊंगी। निस्वार्थ भावना से आपने प्रोमिस किया था। क्या बदले में कुछ चाहिए आपको? द आंसर इज नो। तो वहाँ सिर्फ आपकी तरफ से प्रॉमिस था, बदले में मदर ने कुछ देने के लिए प्रॉमिस नहीं किया था। कहता है जहाँ पर प्रॉमिस के बदले कुछ ना मिले, दैट इज नॉट एग्रीमेंट। वो सिर्फ प्रॉमिस है, एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट तब कहलाएगा जब प्रॉमिस के बदले कुछ मिले। मतलब जहाँ दोनों तरफ से कंसीडरेशन हो तो एग्रीमेंट कहलाएगा। सिर्फ एक तरफ से कंसीडरेशन है, निस्वार्थ भावना से आप सामने वाले को कुछ दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो इसे एग्रीमेंट नहीं कहते, राइट। आ जाइए जी, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए। इन सारे कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करूँगा फिर। अब जी आपने कहा कि प्रॉमिस होना ज़रूरी है, तो प्रॉमिस भी डिफाइन कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट क्या था? हमने कहा जी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो जी प्रॉमिस क्या है? सेक्शन 2B ने प्रॉमिस को डिफाइन किया। कहता है व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। ध्यान से देखिए, प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब ऑफर। ए ने बी को ऑफर दिया। ए ने किसे ऑफर दिया? बी को। तो बी कौन है? पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। ए ने बी को प्रपोजल दिया, तो कहता है व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। ए ने बी को जो प्रपोजल दिया, बी ने अपनी असेंट दे दी, कंसेंट दे दी। तो मान के चला जाएगा बी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। मान के चला जाएगा बी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अब यहां बड़े ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ तो देयर मस्ट बी
सम ऑफर, ए ने बी को क्या दिया, ऑफर। दूसरी चीज, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, बी ने ए के ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट, एसेंट दिया, एक्सेप्ट किया। एक ने दूसरे को ऑफर दिया, दूसरे ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रॉमिस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे आपने अपनी मदर को कहा कि जी सुबह सुबह मैं आपको भगवान के दर्शन करवा के लाऊंगी, और आपकी मदर ने कहा चल अपना काम कर, उठा तो जाता नहीं, दर्शन करवाएगी, मुझे पता है कैसे दर्शन करवाने हैं। मतलब आपकी मदर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया आपका ऑफर। जब आपकी मदर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आपको सुबह उठने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई प्रॉमिस ही नहीं हुआ, राइट। आ जाइए जी, तो हम क्या कह सकते हैं, अब मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ सब चीज़ों को, कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सुनने में कितना आसान लगता था, हाँ भाई दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किसे पता था ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल हो, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म ना करे, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सको, तो जी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है। बताइए जी, अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया उसमें कोई डाउट? तो जी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या कहता है जी, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ऑल्दो सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, राइट। एग्रीमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, कहता है सबसे पहली चीज़ कि कम से कम दो लोग होने चाहिए, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स, कोई भी अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकता, अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू इटसेल्फ। क्या आप अपने आप से एग्रीमेंट कर सकते हो? द आंसर इज नो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, एग्रीमेंट कब कहलाएगा, कहता है जी कंसेंसस एड इदम, कंसेंसस एड इदम। कहता है एग्रीमेंट तब कहलाएगा जब दो लोग सेम सब्जेक्ट मैटर पर, सेम टाइम पर, सेम सेंस में एक दूसरे के साथ एग्री हो, तो एग्रीमेंट, अदरवाइज दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलते हैं जी आप कॉल करते हो दीप ज्ञान में और इंक्वायर करते हो कि सर आप CSET की क्लासेस लेते हो? हमने कहा जी हाँ जी लेते हैं। अब आपके माइंड में क्या था कि आप फेस टू फेस क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे माइंड में क्या था कि हम CSET की सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, वेबसाइट पर क्लियर कट मेंशन्ड है, फेस टू फेस क्लासेस देते ही नहीं CSET की। तो हमारे माइंड में क्या था कि आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछ रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, क्या दो पार्टीज मतलब आप और हम सेम सब्जेक्ट मैटर पर बात कर रहे हैं? द आंसर इज यस। आप भी किसकी बात कर रहे हो? कोचिंग ऑफ CSET। हम भी किसकी बात कर रहे हैं? कोचिंग ऑफ, कहता है क्या सेम टाइम पर बात की जा रही है? आपने कहा सर
नवंबर अटेम्प्ट के लिए कोचिंग चाहिए, हमने कहा ठीक है जी नवंबर अटेम्प्ट के लिए कोचिंग अवेलेबल है। तो क्या सेम टाइम पर सेम सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की जा रही है? कहता है यस, सेम टाइम। पर क्या सेम सेंस में बात की जा रही है? सेंस, द आंसर इज नो। आप लेट्स से फेस टू फेस क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है? ठीक है, आपके दिमाग में क्या है कि आप फेस टू फेस क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या है? हम ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, आपने कोचिंग लेने के लिए एग्री कर लिया, पर क्या हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ? द आंसर इज नो एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि चाहे सेम सब्जेक्ट मैटर था, सेम टाइम था, बट जिस सेंस में आप बात कर रहे थे उस सेंस में मैं बात नहीं कर रहा था। तो आपने किसी और चीज़ के लिए एग्री किया, मैंने किसी और चीज़ के लिए एग्री किया। जब हम दोनों ने सेम चीज़ के लिए सेम सेंस में एग्री ही नहीं किया तो हमारे बीच में एग्रीमेंट कहाँ हुआ? अगर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। पहले तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, राइट? जब एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो कंसेंसस एडिदम कहता है जी मैचिंग ऑफ माइंड ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आप लेट से घर में हो, बाहर से आवाज़ आई, टमाटर ले लो। ठीक है जी, अब आपको टमाटर परचेज करने थे, आप बाहर गए, हाँ भैया क्या भाव? तो वो कहता है कि 20 रुपये किलो, ₹20 पर केजी। आपने कहा तो बड़े महंगे दे रहे हो आप, मुझे नहीं चाहिए, जाओ। अब जो टमाटर वाला चला गया, 2 दिन बाद टमाटर वाला फिर से आता है। अच्छा, 2 दिन बाद तक ना टमाटर के रेट बढ़ चुके थे, 20 के भी 40 रुपये हो चुके थे। 2 दिन बाद वो टमाटर वाला फिर से आता है, तो आप उससे रोकते हो, भैया रुक जा रुक जा रुक जा, 4 किलो टमाटर दे। बिना रेट पूछे सीधा 4 किलो टमाटर दे। अब जी उसने 4 किलो टमाटर पैक किए, आप उसे 80 रुपये दे रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं मेम साहब 80 रुपये नहीं, 160 रुपये, 40 रुपये किलो है टमाटर। आप उससे कह रहे हो भैया 2 दिन पहले आपने 20 रुपये का ऑफर दिया था ना मुझे, मैंने कोई रिजेक्ट थोड़ी ना किया था, मैंने तो कहा था कि अभी जाओ बाद में लूँगी, मैंने मना नहीं किया था। तो आपका ऑफर मैं अब एक्सेप्ट कर रही हूँ 2 दिन बाद, मुझे तो 20 रुपये किलो में ही देने पड़ेंगे आपको। ऐसा पॉसिबल है? कहता है एग्रीमेंट तब जब मैचिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर टमाटर एट द सेम टाइम, उसी वक्त या विद इन रीजनेबल टाइम। अब जी रेडी वाले के लिए तो रीजनेबल टाइम क्या है? सेम टाइम। एक बार वो घर के आगे से चला गया, उसके बाद आप उससे दोबारा रेट पूछेंगे, वो अपना रेट चेंज कर सकता है, राइट? अगर आप उसी वक्त हाँ भरते तो मानते मैचिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस। लेकिन 2 दिन बाद कहता है जी ये मैचिंग ऑफ माइंड एट द सेम टाइम नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते वो वाला ऑफर मेरे लिए अभी तक वैलिड है, नहीं भैया वो तो एक्सपायर हो चुका, लैप्स हो चुका। तो आपके बीच में और उसके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलते हैं जी मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। एक है रेड, एक है वाइट।
और दोनों ही एक ही कंपनी की है और सेम मॉडल है, सेम कंपनी सेम मॉडल, ठीक है। लेकिन ये 10 साल पुरानी है और ये 5 साल पुरानी है। ठीक है जी। अब मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट निकालता हूँ, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट निकालता हूँ अपनी कार बेचने के लिए। एडवर्टीज़मेंट में क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। फॉर सेल सेकेंड हैंड कार, गुड कंडीशन, उसके नीचे कंपनी का नाम, मॉडल का नाम, ठीक है, और नेगोशिएबल प्राइस, लेट से 5 लाख रुपए। ये डिटेल्स दे रखी थी। बाकी लिखा हुआ था कॉन्टैक्ट, मतलब फ़ोन नंबर। ठीक है जी। अब जी आपको कार परचेज करनी थी पुरानी, आप मेरे पड़ोसी हो, आप मेरे पड़ोसी हो, मेरे नेबर। तो आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देखी, नंबर डायल किया मोबाइल पर, नाम लिखा गया जैन साहब, तो आप इमीडिएटली समझ गए अरे ये तो जैन साहब ने ऐड दे रखी है, नंबर आपके मोबाइल पे स्टोर्ड है। तो आप मेरे पास आते हो, अरे जैन साहब आप अपनी कार बेच रहे हो? मैं कहा हाँ जी कार बेच रहा हूँ। अच्छा मुझे भी कार परचेज़ करनी थी, तो मैंने ये आपकी एडवर्टीज़मेंट देखी न्यूज़पेपर में, तो पता चला कि तो जैन साहब का नंबर है। तो पड़ोसी पड़ोसी कोई ख़ास लंबी चौड़ी नेगोशिएशन वाली बात नहीं है। आपने मेरी कार्स देख रखी है ऑलरेडी, मैं उनको अच्छे से मेंटेन करके रखता हूँ, अच्छे कंडीशन में है वो। लेकिन आपके दिमाग में क्या था कि भैया ये जो मेरे पास कार्स हैं ये ओरिजिनली, मतलब न्यू की जो कीमत है, न्यू कार की जो कीमत है वो 8 लाख रुपए, 8 लाख। तो आपके दिमाग में क्या था कि 5 लाख रुपए में मैं 5 ईयर ओल्ड कार ऑफर कर रहा हूँ, और मेरे दिमाग में क्या था 5 लाख रुपए में मैं ये वाली कार ऑफर कर रहा हूँ। तो मेरे माइंड में क्या थी रेड वन, आपके माइंड में क्या थी वाइट वन। आप तो सोच ही नहीं सकते थे कि कोई 10 साल पुरानी कार जिसकी नई की कीमत 8 लाख रुपए है वो 5 लाख रुपए में ऑफर करेगा। तो आपके दिमाग में तो ये थी कि जैन साहब अपनी वाइट वाली कार बेच रहे होंगे जो 5 साल पुरानी है। तो आपने थोड़ा बहुत नेगोशिएट किया, जैन साहब थोड़ा ठीक लगा लीजिए, पड़ोसी पड़ोसी की बात है। मैंने कहा चल यार तू 4.5 दे दियो 5 की जगह, डन हो गया, ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है, आपने मुझे चेक काट के दे दिया 4.5 का, मैंने आपको चाबी पकड़ा दी कि बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हम लोग पूरी करते रहेंगे। तो आपने मुझे चेक दे दिया, मैंने आपको चाबी पकड़ा दी, लो जी गाड़ी आपकी हुई। ठीक है, अब जी आप चाबी लेकर नीचे गए, वाइट कार से, मतलब चाबी से वाइट कार खोलने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा नहीं 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 ये वाली नहीं वो वाली। आपने कहा जैन साहब मजाक कर रहे हो क्या? मैं कहा नहीं भैया सीरियस हूँ, वाइट वाली नहीं बेची मैंने, रेड वाली बेची है। मैंने कब कहा था कि वाइट वाली बेच रहा हूँ? आपने कहा अरे ये 10 साल पुरानी कार कोई 5 लाख की क्यों लेगा? मैंने तो वाइट वाली सोचकर कॉन्ट्रैक्ट किया था। आपने कहा मैंने रेड वाली सोचकर कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसका मतलब सेम सब्जेक्ट मैटर पर एग्री ही नहीं किए,
सेम सब्जेक्ट मैटर पर जब एग्री ही नहीं किए तो काहे का एग्रीमेंट, काहे का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, राइट। तो जी कंसेंसस एड इदम कहता है जी मैचिंग ऑफ माइंड ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर एट सेम टाइम इन सेम सेंस। क्या ये क्लियर है? या कोई डाउट? आ जाइए जी। अब सेक्शन 10 ने क्या कहा, ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, सारी जिंदगी भी इसे मत भूलिएगा। ये सेक्शन हमें बता रहा है कि विच एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कहता है जी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। पहली कंडीशन, कौन सी पार्टीज? हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड कंडीशन, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। तीसरी कंडीशन, there shall be a consideration and consideration shall be lawful, not for unlawful consideration, right, with a lawful object। चौथी कंडीशन, कि आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भैया कोर्ट तो है ही हाउस ऑफ लॉ, वहाँ अनलॉफुल चीज़ें थोड़ी ना एक्सेप्ट की जाएगी, इलीगल चीज़ें थोड़ी ना एक्सेप्ट की जाएगी, राइट। आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी void। पांचवी कंडीशन कहता है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की कोई भी ऐसी टर्म्स या कंडीशंस नहीं होनी चाहिए जिसे लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। सर वॉइड का मतलब क्या होता है? हैविंग नो लीगल इफेक्ट। वॉइड का मतलब क्या होता है? हैविंग नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ। एक हमारे पास हो गया इलीगल, एक हमारे पास वर्ड है वॉइडेबल या वॉइड, और तीसरा वर्ड है वॉइडेबल। ये तीन अलग अलग वर्ड्स है जी हमारे पास। ठीक है, इलीगल कहता है फॉरबिडन बाय लॉ। इलीगल जो कि लॉ ने ही फॉरबिड कर रखा है, मना कर रखा है, ये काम मत करना, मर्डर मत करना, सजा हो जाएगी, जेब मत काटना, सजा हो जाएगी, राइट। फॉरबिडन बाय लॉ। वॉइड का मतलब क्या होता है? नॉट इलीगल, इलीगल नहीं है कोई चीज़, बट लीगल इफेक्ट भी नहीं है। जैसे आपने अपनी मदर को जो प्रॉमिस किया, इलीगल नहीं है कि आप सुबह उठकर उनको मंदिर ले जाएंगे, इलीगल नहीं है, लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं है। अगर प्रॉमिस तोड़ भी दोगे तो आपकी मदर आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, ऑल दो इलीगल नहीं है, उसे हम वॉइड कहते हैं। जैसे दुकान पर एक छोटा बच्चा माइनर चॉकलेट लेने गया। अब जी दुकानदार माइनर को चॉकलेट दे रहा है, इलीगल नहीं है, लेकिन कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं है। इसका मतलब अगर वो बच्चा चॉकलेट खा के कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो दुकानदार उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता पैसे रिकवर करने। ठीक है, तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। वॉइडेबल, अच्छा ये जो वॉइड होते हैं ना, वो एट द इंस्टेंस ऑफ बोथ पार्टीज।
एट द इंस्टेंस ऑफ ऑल पार्टीज। हर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइड है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी अवॉइडेड बाय एनी ऑफ मैनी पार्टीज। टू और मोर पार्टीज। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? कहता है जी इफ एक्सेप्टेड बाय ऑल पार्टीज तो वैलिड है। अगर सारी पार्टीज एक्सेप्ट कर लेती है उस एक्ट को तो वैलिड। लेकिन अगर कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहे, अगर कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है तो वॉइडेबल। ठीक है। वॉइड के अंदर कहता है नो पार्टी कैन एक्सेप्ट इट, नो पार्टी कैन मेक इट वैलिड। जैसे मान के चलिए ए ने बी को गन दिखाकर बी के साथ एग्रीमेंट में एंटर किया। क्या एग्रीमेंट? कि तू अपना घर जो कि 10 करोड़ का है मुझे 10 लाख रुपए में बेचेगा। अब बी ने मौत के डर से भैया एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। 10 करोड़ वाला घर 10 लाख में देने के लिए हाँ भर दी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है? वॉइडेबल। बी अगर इसे अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड कर सकता है, उस वक्त तो मजबूरी में हाँ भर दी। बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर बी ये बात कह सकता है कि भैया मैंने तो मजबूरी में हाँ की थी, मेरे सर पर गन रखी गई थी। अगर बी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले फिर वैलिड। अगर बी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बाद में तो लॉ की नज़र में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में। तो अगर सारी पार्टीज एक्सेप्ट कर ले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तो वैलिड। लेकिन अगर कोई पार्टी अवॉइड कर सकती है, जैसे बी अवॉइड कर सकता है, तो वॉइडेबल। बी चाहे तो कह सकता है मैं नहीं मानता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो क्या इन तीनों वर्ड्स में जो डिफरेंस है वो याद रहेगा? इलीगल का मतलब तो आपको पता ही है, गैर कानूनी। तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है? ये वर्ड्स बेटा बार बार यूज होंगे। वॉइड, वॉइडेबल। एक वर्ड यूज होगा वॉइड एब इनिशियो। मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फ्रॉम स्टार्टिंग। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, दुकानदार बच्चे को चॉकलेट बेच रहा है, कहता वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल स्टार्टिंग से। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी दुकानदार के पास बच्चे से पैसे लेने का राइट ना था ना कभी होगा। वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से वॉइड। ठीक है। लेकिन मान के चलिए आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गोल्ड परचेज करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कि भैया प्राइवेटली गोल्ड सेल नहीं किया जा सकता, सिर्फ गवर्नमेंट स्टोर से या गवर्नमेंट एजेंट से ही गोल्ड लिया जा सकता है। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था तब वो वॉइड नहीं था, लेकिन बाद में कंडीशंस चेंज होने की वजह से वो वॉइड हो गया। जब मैं सेल कर ही नहीं सकता तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। राइट।
तो वो क्या था, एग्रीमेंट वैलिड था मेरे और आपके बीच में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। जब देन लेन की बारी आई तब वॉइड हो गया। लेकिन दुकानदार वाला केस, जब चॉकलेट देने लेने का एग्रीमेंट हुआ तब भी वॉइड था, जब चॉकलेट दे दी तब भी वॉइड था। वो हमेशा से वॉइड था, वॉइड एब इनिशियो। क्या तीनों वर्ड्स का मतलब क्लियर है? क्या सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट्स क्लियर है? एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 एलिमेंट्स याद रहेंगे। फ्री कंसेंट, कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? ध्यान से देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सारा जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, अगर हम उस सारे को कंसोलिडेट करें तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी है? कहता है जी, वैलिड ऑफर और प्रपोजल, वैलिड एक्सेप्टेंस। कोई ऑफर देगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, तो उन दोनों के बीच में प्रॉमिस होगा। तो जी ऑफर भी वैलिड होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी वैलिड होनी चाहिए। फिर हमने कहा जी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते आप, ठीक है। फिर जी हमने कहा लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टीज मस्ट बी competent टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो लीगल competencies ऑफ द पार्टीज। फिर जी जेन्युइन एंड फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, अपनी मर्जी से पार्टीज एक दूसरे को ऑफर दे रही है, अपनी मर्जी से एक्सेप्टेंस हो रहा है, जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, राइट, फ्री कंसेंट है। लॉफुल ऑब्जेक्ट behind the contract, behind the agreement, which shall not be opposed to public policy. Meaningful terms and conditions, it shall not be vague, and performance shall be possible. अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। जब इसकी परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है, अब अगर बॉयफ्रेंड चांद तारे नहीं तोड़ के ला रहा तो उसके ऊपर केस थोड़ी ना फाइल कर सकते हो, चाहे आपकी इंटेंशन भी थी उस वक्त कि देख इसी शर्त के ऊपर हम लोग रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं कि तू चांद तारे तोड़ के लाएगा, अगर नहीं लाया तो कोर्ट में केस फाइल कर दूंगी। क्लियर कट आपने कह दिया, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। जब कोर्ट में जाओगे जज कहेगा जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो मीनिंगलेस चीज़ है। मीनिंगलेस चीज़ है तो इसकी क्या लीगल वैलिडिटी है? आपके पास कोई राइट ही नहीं है इसके अंदर सामने वाले के ऊपर केस फाइल करने का। तो हमेशा याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा मीनिंगफुल होनी चाहिए, कुछ ऐसा जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल है। ठीक है जी, बताइए, पहले यहाँ तक बताइए, कोई डाउट हो तो। अगर हम आपकी बुक से देखते हैं, प्रियम्बल मैंने आपको बता दिया था क्या मोटिव था इस एक्ट के पीछे, टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक वर्ड देखिए, द एक्ट इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव। तो दो तरह के लॉज होते हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव लॉ, complete in itself with respect to certain matters। जैसे अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो क्या ये एग्जॉस्टिव है? द आंसर इज यस, एग्जॉस्टिव।
विद रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस है, किसी और लॉ को देखने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो क्या ये एग्जॉस्टिव है? द आंसर इज नो। विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कहता है ये तो बेसिक लॉ है या फंडामेंटल कह सकते हैं। कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो और बहुत सारे लॉज भी हैं, जैसे हमने अभी तो पढ़ा कि अगर हम सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो हमारे पास अब एक अलग से लॉ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पार्टनरशिप अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में, उसके लिए अलग से लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसके लिए अलग से लॉ है, टोपा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अलग अलग लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बेसिक है, फाउंडेशन है, जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंडीशंस फुलफिल करनी है। उसके अलावा सेल ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ ये भी एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप की बात करेंगे तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ ये भी एप्लीकेबल है। अगर हम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ टोपा भी एप्लीकेबल है। अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ कंपनी लॉ भी एप्लीकेबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नमक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नमक है जो हर तरह की सब्जी में होना चाहिए, जिसके बिना सब्जी का स्वाद अधूरा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमें बेसिक प्रोविजंस बता रहा है, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, तब जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है? द आंसर इज नो। ठीक है, इट डज नॉट डील विद द ऑल ब्रांचेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, डिवीजन में आपको बता चुका हूँ सारी। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, एग्रीमेंट की डेफिनेशन देख चुके हैं, एग्रीमेंट के एसेंशियल कंडीशंस देख चुके हैं। क्या एसेंशियल कंडीशंस है? प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स, कंसेंसस एड इदम। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। फिर जी एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने कहा एग्रीमेंट्स या प्रोमिसेस रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स है, डोमेस्टिक मैटर्स हैं, इन्हें हम ऐसे प्रोमिसेस कंसीडर नहीं कर सकते विच आर लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो हमें स्टार्ट करना है ऑफर प्रपोजल से।